गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं और मिस रीमी आपको बताएंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। हम आज चंगेज खान के बारे में जानेंगे। हाँ, वही क्रूर राजा चंगेज खान, जिसने धरती के 22% हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया था। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज समझेंगे चंगेज खान के पूरे जीवन के बारे में। हेलो, इंस्टॉल द प्रोजेक्टर क्विकली। यही है क्रूर चंगेज खान। आप देख सकते हैं ये कितना क्रूर देखने से ही लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान के पिता का नाम यसुखई था और वो मंगोलिया के खेमती प्रांत में रहते थे। चंगेज के पिता यसुखई एक शक्तिशाली योद्धा थे और मंगोल कबीले के मुखिया थे। वो विस्तारवाद पे भरोसा करते थे, इसीलिए आसपास के कबीलों से या तो युद्ध करके या फिर संधि करके अपने में मिला लेते थे और उसने एक सेना भी बनाई थी। तभी सन 1162 में यसुखई के बड़े बेटे का जन्म होता है, जिसके जन्म से ही दाहिने हाथ पे लाल धब्बा होता है। जिस खून के धब्बे को देखकर यसुखई की वाइफ, जिसका नाम होयलेन होता है, वो यह कहती है कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और इसकी तलवार हमेशा दुश्मनों की खून से लाल रहेगी। और उसके पिता उसका नाम तेमुजिन रखते हैं। यही लड़का आगे चल के गेंगिस खान और बाद में चंगेज खान बनता है। 12 साल के उम्र में ही तेमुजिन अपने पिता के सारे युद्ध नीतियों को और अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लेता है। और यह सब देखकर यसुखी बहुत खुश होता है और चाहता है कि तेमुजिन को मंगोल कबीले का सरदार बना दिया जाए। और महज 12 साल के उम्र में ही तेमुजिन की शादी वोल्टे नाम की लड़की से करवा दिया जाता है। यहाँ तक हमने देखा कि चंगेज खान एक कबीले के मुखिया का लड़का होता है और युवराज की जिंदगी व्यतीत करता है। लेकिन अब शुरू होती है मेन समस्या। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है डेथ ऑफ यसुखई। उसी समय तातार कबीला, जो कि मंगोल कबीले के दुश्मन थे और यसुखई के भी दुश्मन थे। तब तातार कबीले के लोग यह सोचते हैं कि यसुखी को मार दिया जाए तो उसके 12 साल के बेटे से युद्ध कर उसे आसानी से हराकर मंगोल कबीले पर कब्जा किया जा सकता है। और इसमें उन लोगों ने मदद लिया ओल्खोनट कबीले से, जो पहले से ही यसुखई के दुश्मन थे। क्योंकि यसुखई ने ओल्खोनट कबीले के सरदार की बेटी को भगाकर उससे शादी किया था। और इस बात के कारण ओल्खोनट कबीले के लोग पहले से ही यसुखी पे नाराज थे। उन लोगों ने तातार कबीले का साथ दिया और रची एक खूनी साजिश। तातार कबीले के सरदार ने ओल्खोनट कबीले के सरदार से यह कहा कि वह यसुखई को दावत का निमंत्रण दे और उसे खाने में जहर मिलाकर दे दे। एक ऐसा जहर जो कि धीरे धीरे असर करे, 20 से 30 घंटे लगे असर होने में। ओल्खोनट कबीले का पैगाम सुनकर यसुखई बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसका ससुराल होता है। और पहली बार ससुराल से बुलावा आने पे वो खुद को रोक नहीं पाता है। उसे लगता है कि वो दुश्मनी भुलाकर और उसे माफ कर चुके हैं। और अगले दिन यसुखई कुछ सैनिकों के साथ अपना खेमा लेके चल पड़ता है ओल्खोनट कबीले की तरफ। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसे खत्म करने की साजिश की जा रही है। प्लान एकदम सही काम करता है और ओल्खोनट कबीले के लोग यसुखई को खाने में जहर मिला के दे देते हैं। इधर यसुखई खाना खा के अपने घर की तरफ रवाना होता है। और तातार कबीले का ये प्लान होता है कि जैसे ही यसुखई अपने खेमे में पहुंच जाएगा तो तातार कबीले के 100 सैनिक आक्रमण कर देंगे मंगोल कबीले पे। और यह कोशिश रहेगी कि कम से कम एक भाला भी यसुखई को लग जाए, ताकि सबको यह लगे कि उसकी मृत्यु भाले में लगे जहर के कारण हुई है, न कि खाने में मिले जहर के कारण। वो अपने प्लान के अनुसार आक्रमण कर देते हैं मंगोल कबीले पे और युद्ध के दौरान एक भाला यसुखई के बाह पे लग जाती है। अपने सरदार को घायल देख मंगोल कबीले के सैनिक भड़क जाते हैं और लगभग 100 तातार सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद खाने में मिले जहर ने असर किया और यसुखई की मौत हो गई। लेकिन वे कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि सारे तातार के सैनिक मारे जा चुके थे। यही एक साजिश खत्म हो चुकी थी और समय था तेमुजिन पर आने वाले दूसरे खतरे का, जो था उसका ही चाचा होतुला खान। इसी के साथ ही हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, जो है कबीले के सरदार से जंगली लुटेरा बनने तक का सफर। यसुखई का छोटा भाई होतुला खान को जब यह पता चलता है कि यसुखई मर चुका है, तो उसने सोचा कि यही समय है मंगोल की सत्ता को हथियाने का। यसुखी जिन क्षेत्रों को जीतता वहां की सेना को अपने में मिला लेता और इसी कारण उसकी सेना इतनी मजबूत थी। होतुला खान ने उन सभी कबीले के सरदार को ये पैगाम भेजा कि वे अपने सैनिक को वापस बुला ले और यसुखई के बाद बस होतुला खान ही था जिनसे सबको खतरा था। सभी सरदारों ने अपने सैनिक वापस बुला लिए और यसुखई की सेना बिखर गई। कुछ लोग यसुखई के वफादार थे और कुछ होतुला खान से मिल गए थे और सेना में विद्रोह की परिस्थिति आ गई। यसुखई का परिवार जो बोर्जगिन में रहता था, उस पे भी हमला करवाया होतुला खान ने। यसुखई के कुछ वफादार सैनिकों ने यसुखई की पत्नी और उसके बेटे को बोर्जगिन से सुरक्षित निकाल दिया। चंगेज खान अपने भाइयों और माँ के साथ कुछ दिनों तक जंगल में भटकता रहा। तभी एक दिन उसकी माँ उसके हाथ के खून के धब्बे की ओर देखकर उससे ये कहती है कि उसके खून का रंग फीका पड़ रहा है और क्या अब उन्हें ऐसे ही जंगल में रहना पड़ेगा। तभी तेमुजिन ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने हाथ में जख्म देकर ये कहा कि मैं वादा करता हूँ
जिन क्षेत्रों को हमसे छीन लिया गया उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रों में कब्जा करूंगा। फिर उसने जंगल में ही एक घर बनाया और आसपास के एरियाज में लूटपाट करने लगा। चंगेज का एक छोटा भाई था जिसका नाम बेलबुटी था। वह हमेशा चंगेज से कहा करता था कि वह बड़ा है और परिवार का मुखिया है। एक दिन इसी बात पे दोनों की बहस हो रही थी और चंगेज ने गुस्से में अपने भाई की हत्या कर दी और खुद को परिवार का मुखिया घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू होती है उसके क्रूरता की कहानी। अब चंगेज अपने भाइयों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों को लूटने लगा तथा वहां अपना कब्जा जमाने लगा और अपने सभी कब्जा किए क्षेत्रों में आने जाने वाले से टैक्स की वसूली करने लगा। अब चंगेज 20 साल का हो चुका था और उसने आसपास के काफी क्षेत्रों पे कब्जा भी कर लिया था और अब समय था अपने पिता का बदला और अपने राज्य पर कब्जा करने का। चंगेज ने अपने पिता के तरह ही आसपास के कब्जे वाले जगह को इकट्ठा कर अपनी सेना बनाई। घोड़े, हथियार सब कुछ इकट्ठा किया। सभी को सैनिक बनाने की ट्रेनिंग भी दी और उसने एक सेना तैयार की। छोटे छोटे कबीले जो होतुला खान से परेशान थे उन्हें अपने में मिलाया और छोटे छोटे सेना मिलाकर अपनी बड़ी फौज बनाई। अभी उसे एक संदेश मिलता है जिसे देखकर चंगेज खान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह उसके बचपन के दोस्त जमुखा का संदेश रहता है। सभी को यह लगता है कि चंगेज खान का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, लेकिन चंगेज के जिंदा होने और बड़े क्षेत्र पे कब्जा करने के बाद सबको यह पता चल जाता है कि चंगेज खान जिंदा है अभी भी। जमुखा करैत कबीले के सरदार का बेटा होता है और खुद भी जागरण नाम के जगह पे रहता है और वहाँ का सरदार होता है। जमुखा और उसके पिता के कब्जे में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं और उसके पास एक विशाल सेना भी होती है। जमुखा ने चंगेज का साथ दिया और अपनी 20,000 सेना दिया। अब चंगेज अपने घर की तरफ बढ़ा, बोर्जगिन, जहां उसके चाचा होतुला खान का कब्जा था। चंगेज के अपनी ओर आने का खबर सुन होतुला खान डरकर अपने परिवार के साथ जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इसका नतीजा यह निकला कि चंगेज को बिना युद्ध किए ही बोर्जगिन पर कब्जा हो गया। चंगेज की वापसी पे सभी मंगोल बहुत खुश थे। जमुखा की दोस्ती चंगेज के बहुत काम आई और उसने अपना विस्तार किया। एक दिन करैत और आसपास के कबीले ने एक समारोह का आयोजन किया और उसी समारोह में चंगेज खान को खागान की उपाधि मिली, जिसका मतलब है सबसे बड़ा खान, और उसको मिला नया नाम गेंगिस खान, जिसके बाद चिंगिज खान और अंत में चंगेज खान नाम दिया गया। इस समारोह में उसके ससुर तेईसीचन भी आए थे और उन्होंने चंगेज खान से गुजारिश किया कि वो वोल्टे को कुछ दिन के लिए उसके घर जाने दें। चंगेज खान यह बात मान लेता है और जाने देता है उसे, लेकिन योद्धा के जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है और ये समय था एक नए संघर्ष का। रास्ते में ही मर्किट कबीला जो चंगेज खान को खागान की उपाधि देने से नाराज था, उसने हमला कर दिया और उसके ससुर तेईसीचन को मारकर उसकी बेटी और चंगेज की पत्नी को उठा ले गया। जब चंगेज अपने घर वापस बोर्जगिन पहुंचा तो उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है। यह सुनकर चंगेज गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आक्रमण कर देता है मर्किट कबीले पर। इसमें भी उसका साथ देता है उसका मित्र जमुखा और अपनी सेना लेके चंगेज घुस जाता है मर्किट कबीले के इलाके में और कत्लेआम मचा दिया। जो भी उसके रास्ते आया उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और इतनी खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार अपनी पत्नी वोल्टे को छुड़ा लिया चंगेज ने। लेकिन जब वह अपनी पत्नी को वापस लेके आता है अपने घर तो उसकी पत्नी बताती है कि वह मर्किट कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात से चंगेज गुस्सा नहीं करता और ना ही किसी से छिपाता है। वह मर्किट कबीले को भी यह संदेश भेजता है कि वह उसके बच्चे को मारेगा नहीं, उसे पालेगा और अपना नाम देगा। लेकिन यह बात ना तो जमुखा को पसंद आई और ना ही करैत कबीले के किसी भी सरदार को, और उन्होंने चंगेज से दूरियां बनानी शुरू कर दी क्योंकि वे मर्किट कबीले से नफरत करते थे। इधर चंगेज खान ने अपना विस्तार किया और आसपास के सभी इलाकों पे कब्जा किया। अब चंगेज खान बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो चुका था। यह टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे चंगेज खान की क्रूरता और 22% भू क्षेत्र पे कब्जा। सन 1183 से 1201 तक उसने काफी लड़ाइयां लड़ी, नए क्षेत्रों को अपने में मिलाया। तो इधर जमुखा ने भी अपना विस्तार किया। इन 18 सालों में उन दोनों के पास ही शक्तिशाली सेना और अधिक क्षेत्र आ गए थे। सन 1190 तक चंगेज की ताकत मध्य एशिया में इतनी बढ़ गई कि वो वहां किसी भी राजा को चुनौती देने के लिए योग्य हो गया था। तभी सन 1201 में करैत कबीले ने जमुखा को गुर खान की उपाधि दी। इसका मतलब है गुर का मतलब ब्रह्मांड और खान का मतलब राजा, तो उसका मतलब है ब्रह्मांड का राजा, जो चंगेज को दिए खागान की उपाधि से बहुत ऊपर थी। चंगेज खान इस बात से बहुत नाराज हुआ और करैत के पास के अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र मेनन्स कबीले से यह कहा कि वह जमुखा को यह चुनौती दे कि वह साबित करे कि उसे मिली उपाधि का वह हकदार है या नहीं। यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे चंगेज खान ने अपने दोस्त जमुखा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मेनन्स कबीले ने वैसा ही किया।
चुनौती दिया। यह खबर सुनकर करैत कबीले तथा जमुखा यह समझ गया कि इसके पीछे चंगेज खान का हाथ है। फिर क्या, जमुखा ने अपने सेना को इकट्ठा किया और युद्ध हुआ, लेकिन क्रूरता के बल पे चंगेज खान यह युद्ध जीत जाता है और उसके सैनिक जमुखा को बंदी बनाकर ले आते हैं। तब चंगेज उसे अपने साथ मिलकर काम करने की बात करता है, लेकिन जमुखा यह कहता है कि जिस तरह आसमान में बस एक सूरज रह सकता है, इस पृथ्वी का भी बस एक ही राजा रह सकता है। और महान जमुखा यह कहता है कि उसे बिना खून निकाले मृत्यु दिया जाए, और वैसा ही किया जाता है। चंगेज खान के सैनिक उसके रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मार देते हैं। अब करैत पर भी चंगेज का शासन था। उसने मेमनों की सहायता से करैत के आसपास के सभी इलाकों को अपने साथ मिलाया और नाम दिया मंगोलिया। अब मध्य एशिया में बस एक ही शक्ति थी, जो थी चंगेज खान। पहले तो उसने अपने सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाई। जनता के मन में इतना खौफ कि कोई बगावत कर न पाए, और उसने मंगोलिया को 95 प्रांतों में बांटा और योग्य लोग नियुक्त किया प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए। इसी के साथ उसने अपने सेना को मजबूत किया और पूरे मंगोलिया में यह नियम लगाया कि मंगोलिया के हर परिवार से एक सदस्य सेना में रहेगा। और इन सब की मदद से उसने 1 लाख घुड़सवार सेना बनाया, और जब सब कुछ उसके हिसाब से चलने लगा, तब उसने विश्व विजय का अभियान शुरू किया। और मंगोलिया का सत्ता अपने बड़े बेटे, जो मर्किट की संतान था, उसे देने का फैसला किया। उसके बड़े बेटे का नाम चोची था, जो मर्किट की संतान था, और चंगेज खान खुद चल पड़ा विजय अभियान में। सन 1218 में चंगेज खान ने चीन के ज्यादातर हिस्से को जीतकर अपने कब्जे में ले लिया था। फिर उसने पश्चिमी राज्यों पर हमला किया और उसकी शुरुआत काराखेतन से हुई। और चंगेज खान ने 20,000 सैनिकों के साथ अपने मेमन कबीले के सरदारों को भेजा। उस राज्य के शासक का नाम कुचलक था। कुचलक ने जब यह सुना कि चंगेज की सेना आई है, तो वह इस बात से डर गया, क्योंकि उसे पता था कि चंगेज खान की क्रूरता के बारे में। इस डर से उसने बिना युद्ध किए उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात की, लेकिन उसके ही आधे सैनिक नाराज हुए इस बात से, और आधे कुचलक के साथ थे। और आधे सैनिक चले जाते हैं चंगेज खान की सेना के साथ युद्ध करने। तभी उन्हें यह पता लगता है कि उसका राजा भाग रहा है। यह सुनकर उसके सैनिक उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ के मार डालते हैं। इस आपसी मतभेद का फायदा उठाते हुए चंगेज खान की सेना आक्रमण कर देती है केराखेतन पर, और खूनी रंजिशों के बाद केराखेतन की सेना को झुकना पड़ता है, और कोराखेतन पे भी चंगेज खान की हुकूमत हो जाती है। इसके बाद वो यही नहीं रुकता, वहीं केराखेतन से सटे ख्वारिज्म की सल्तनत थी, जो एक विशाल मुस्लिम सल्तनत था। चंगेज खान का मन ख्वारिज्म के साथ व्यापार करने का था। इस वजह से उसने अपने 500 आदमियों को ख्वारिज्म भेजा व्यापार करने को। लेकिन ख्वारिज्म के कर्मचारियों ने उन्हें मंगोलिया का जासूस समझकर सभी को लूट लिया और उन्हें ख्वारिज्म से बाहर कर दिया। यह बात चंगेज को अच्छी नहीं लगी और उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और ख्वारिज्म पर आक्रमण की बात की। लेकिन सभी सलाहकारों ने कहा कि अभी आक्रमण करना ठीक नहीं है, ख्वारिज्म से व्यापार करना ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। इन सब बातों को समझकर चंगेज खान ने अपने 3 दूतों को फिर से ख्वारिज्म भेजा, वहां के राजा शाह अलाउद्दीन से व्यापार की बात करने को। लेकिन शाह अलाउद्दीन चंगेज खान को बस एक लुटेरा समझता था, इसीलिए शाह अलाउद्दीन ने चंगेज खान के 2 दूतों के बाल मुड़वा दिए और एक का गला काटकर उन दोनों को दे दिया और बोला, जाके चंगेज खान को बताना यहाँ जो हुआ। चंगेज खान को जब यह पता चला कि शाह अलाउद्दीन ने ऐसा बर्ताव किया है, तो वह गुस्से से लाल हो गया और हमला करने का इरादा बना लिया। उसने केराखेतन से उसका साथ देने को कहा, और केराखेतन के भी ख्वारिज्म से दुश्मनी थी, तो उसने भी इसमें चंगेज की मदद की। फिर से चंगेज खान ने सेना इकट्ठा किया और केराखेतन और मंगोल के 2 लाख सैनिक वाले महान सेना को ख्वारिज्म पर आक्रमण करने को सजाया। चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर 3 तरफ से एक ही समय पर हमला किया, और वो उसके क्रूर सैनिकों ने जहां भी कदम रखा, वहां के इंसान तो इंसान, जानवरों की भी कत्लेआम मचा दी। और इस खूनी रंजिश में ख्वारिज्म ने घुटने टेक दिए और शाह अलाउद्दीन और उसका परिवार प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। ख्वारिज्म के सल्तनत की जीत के बाद चंगेज और उसकी सेना का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सन 1220 में चंगेज खान को यह पता चला कि शाह अलाउद्दीन एक टापू पर छुपा है। उसने अपने सैनिकों को भेजा शाह अलाउद्दीन को खत्म करने को, लेकिन सैनिकों के पहुंचने के पहले ही शाह अलाउद्दीन ने खुदकुशी कर ली थी। अब ख्वारिज्म के बड़े सल्तनत पर चंगेज खान का हुकूमत था। तभी उसके इस बात का पता चलता है कि अलाउद्दीन का बड़ा बेटा जलालुद्दीन मिंग बरनू अभी भी जिंदा है और वह गजनी में छिपा हुआ है। जब मिंग बरनू को यह पता चलता है कि चंगेज खान उसका पीछा करते हुए गजनी आ रहा है, तो उसने गजनी से रुख किया और सिंध नदी पार कर भारत में घुस आया।
उस समय भारत में गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश की हुकूमत थी। इधर चंगेज खान अपनी 20,000 की सेना के साथ गजनी गया। उसने पेशावर से गजनी तक कब्जा कर लिया। इधर मिंग बर्नू भारत में घुसकर दिल्ली तक आ पहुंचा था और उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था चंगेज खान को और उसकी क्रूरता को, इसीलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। इस बात का जब पता चला चंगेज खान को तो वह भी उसके पीछे भारत आया। इधर इल्तुतमिश से सहायता न मिलने पर वह पंजाब की तरफ भाग गया और चंगेज खान के बहुत खोजने के बाद भी जब मिंग बर्नू नहीं मिला तो उसने मंगोलिया वापस जाने का मन बना लिया और वापस ख्वारिज्म आया। अब उसे मंगोलिया की तरफ आगे बढ़ना था। वह 20,000 सैनिक के साथ काकेशस और रूस की तरफ से गुजरा और जो भी उसके रास्ते में आया उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया और रसिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वहां भी बहुत लूटपाट मचाई और रसिया पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान की सेना 20,000 से 80,000 हो गई और वह मंगोलिया लौट आया। उसने वापस आके अपने सैनिकों को 3 साल का आराम दिया और अपना सारा राज्य अपने तीनों बेटों में बांट दिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा सौतेला बेटा चोची था जो मर्किट की संतान था। चंगेज ने उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने यह फैसला किया कि चोची को मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा और इसके बाद वो जितने भी क्षेत्र कब्जा करेगा उन सब पे सिर्फ चोची का अधिकार होगा। अब फिर से चंगेज खान ने सेना इकट्ठा किया और अब उसने यूरोप की तरफ चढ़ाई की। सन 1225 तक उसने पूरा यूरोप जीत लिया और मंगोलिया वापस आ गया। उसने पहले से ज्यादा क्षेत्र कब्जा कर लिया था और उन सबको वह चोची को देना चाहता था, पर सन 1226 में चोची की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे ओगादेई को बनाता है। और अब वह साल आता है जब क्रूर शासक चंगेज खान की मौत आती है, सन 1227। चंगेज खान अपने सैनिकों के साथ हमेशा की तरह घुड़सवारी कर रहा था और घोड़े से गिरकर बड़े से पत्थर पे गिरने के कारण उसके सर में गहरी चोट लगी और इससे चंगेज खान की मृत्यु हो गई। क्रूर चंगेज खान के मौत के बाद उसे खेमती, जो कि उसका जन्म स्थान था, वहीं उसे दफना दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी क्रूर, निर्दयी और निरंकुश शासक चंगेज खान की। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करो।